आज हम एक ऐसी साजिश का खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं जिसको सुन के आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि इसमें सारी बातें लोगों को पता है, लेकिन जो एक एंगल इसमें है, इस बात में जो आज हम बताने जा रहे हैं, वो इतना खतरनाक है कि द्वितीय विश्व युद्ध उस सवाल पे हो सकता है। और ये देखिए, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। उसके पहले, इस बात पे आने के पहले हम एक डेली राउंड अप आपको बता दें। आज देखिए, सबसे बड़ी घटना यही है कि अल शिफा अस्पताल, जो नॉर्थ गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस पर फिर से इजरायली फोर्सेस ने हमला किया। एक बार नवंबर 2023 में अल शिफा सुर्खियों में था, क्योंकि उस समय इजरायली सेना ने वहां के मरीजों को मारा, घुस गए कि यहां पर हमास के बंकर हैं, पूरी दुनिया को भी दिखाया, पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ा, जहां तक कि इजरायली प्रेस और वेस्टर्न प्रेस ने भी उस बात को नहीं माना। लेकिन उसके बहाने बहुत जुल्म हुए, और उस जुल्म जो इजरायली ब्रिगेड वहां पर तैनात थी, शालिद ब्रिगेड उसका नाम था, उसका जो कमांडर था यित्ज़हाक हॉफमैन, वो यित्ज़हाक हॉफमैन था। और कल एक वीडियो आया, और उस वीडियो में दिखाया गया कि यित्ज़हाक हॉफमैन को कैसे 2 महीना हमास ने ट्रेस किया, और जनवरी 2024 में स्नाइपर से उसको गोली मार दी। एक वीडियो इसका आया था, लेकिन उस समय यह बात क्लियर नहीं थी कि ये वही यित्ज़हाक हॉफमैन है। ये बात क्योंकि हमास ने उस समय कहा था कि कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स ऐसे हैं जिसमें अभी हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, केवल स्नाइपिंग ऑपरेशन दिखाया था ये जनवरी में। उसके बाद स्नाइपिंग ऑपरेशन के 3-4 और वीडियोज आए, क्योंकि लगातार हमास स्नाइप कर रहा है इजरायली सोल्जर्स को, जो एक लोकली मेड राइफल, गॉल्ड राइफल है उससे, जो हमास ने खुद बनाई है। और लेकिन वो जो कल वीडियो आया उससे कंफर्म हो गया, और इजराइल ने भी इस बात को कंफर्म किया कि यित्ज़हाक हॉफमैन नाम का जो शालिद ब्रिगेड इजराइल की है, उस जो अल शिफा अस्पताल में सबसे ज्यादा जिसने जुल्म किए थे और दर्जनों निर्दोषों को मारा था, उसको किस तरह से ट्रैक करके, बाकायदा ट्रैक करके जनवरी में निशाना साध के उसको मार गिराया हमास ने। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस न केवल एक युद्ध लड़ रहा है, बल्कि जो इस तरीके से जालिम इजरायली कमांडर्स हैं उनको भी चुन चुन के मार रहा है। फिर वही 1857 की याद आती है कि किस तरह से नील और हैविलॉक जैसे दरिंदे, जिन्होंने पूरा इलाहाबाद से फतेहपुर और कानपुर, एक मतलब कोई पीरियड नहीं बचा था जिसमें लाशें ना टंगी हों हिंदू और मुसलमानों की, जो 1857 में लड़े और अंग्रेजों के खिलाफ। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, गांव वाले थे, जिन्होंने केवल पनाह दी थी। उनको भी जो जो मतलब ये हालत थी कि नील और हैविलॉक का जो मार्च है 1857 में, जिसको कहा जाता है जून के अंत में जो शुरू हुआ, जून 1857 के अंत में इलाहाबाद टू कानपुर, उसमें यह कहा जाता है कि कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसमें लाश ना हो। यहां तक कि नील और हैविलॉक के ऑफिसर्स को उनसे कहना पड़ा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम सबको ही मार देंगे तो हम अनाज कहाँ से लेंगे, हम किससे, जबरदस्ती भी अगर अनाज लेना है तो कोई इंसान तो जिंदा चाहिए ना। ये हालत थी, और वही हालत यहां पर हो रही है जब ये बात सामने आई कि इस तरह के इजरायली जो क्रूर कमांडर हैं उनको चुन चुन के मार रहे हैं। 1857 में भी नील जो है वो मारा गया था लखनऊ में, हैविलॉक भी लखनऊ में मारा गया था, और हॉटसन जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों को सरेआम गोली मारी थी, वो भी लखनऊ में मारा गया था। सबको चुन चुन के मारा। और इस तरह से किसी भी अंग्रेज, जो भी अंग्रेज अधिकारी उस समय का जालिम था, किसी को नहीं छोड़ा गया। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हमास हम देख रहे हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। और इसी वजह से बौखलाई हुई इजराइल ने आज अल शिफा अस्पताल पे हमला किया। और वो हमला इस तरीके से है कि मतलब वहां पर अब उस तरह से लोग तो है नहीं, वहां पर काफी लोग वहां के राफा चले गए हैं। फिर भी जो लोग बच गए हैं नॉर्थ गाजा में, उन पे गोलियां चला रहे हैं। कम से कम 7 एयर स्ट्राइक इन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल में की, जो अब हॉस्पिटल उस तरह से फंक्शन भी नहीं करता उसमें। हालांकि क्योंकि हमास नॉर्थ गाजा में वापस लौट आया और उसने थोड़ा बहुत उसको फिर से फंक्शन करने की कोशिश की, कि मतलब फिर से उसकी फंक्शनैलिटी बरकरार करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत हुआ। उसको भी इजराइल जो है वो वहां पर मतलब केवल खुन्नस में, क्योंकि उनका जो कमांडर है वो मारा गया। तो ये इस तरह की एक्टिविटी इजराइल कर रहा है। उसके अलावा
खान यूनिस में, अल जैतून में, जोर उल दिक में वही हुआ कि कम से कम 4 इजरायली मरकबा टैंक अभी तक उड़ाए जा चुके हैं। और अभी तो इस समय मैं आपसे मुखातिब हूँ, उसमें करीब कुछ घंटे पहले तक मतलब करीब 4 साढ़े 4 घंटा पहले पैलेस्टीनियन टाइम है। तो वो जो पूरा एक मंजर है, उस मंजर में हमने ये देखा कि जैसे मैंने कहा 4 मरकबा टैंक उड़ाए जा चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो इजरायली सोल्जर्स हैं, करीब 12, वो या तो घायल हैं या मारे जा चुके हैं, और इसकी अभी खबर नहीं है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है चाइना का, क्योंकि चाइना हमास की डेलीगेशन से मिला। देखिए, चाइना की पोजीशन भारत की ही तरह, जैसे भारत फिलिस्तीनी राज चाहता है, लेकिन इसराइल से भी उसके संबंध है। चाइना की भी वही स्थिति थी इसराइल, और खास तौर पे पैलेस्टीनियन स्टेट का वो समर्थक चाइना हमेशा से रहा है, लेकिन इसराइल से भी उसके कहने के रिश्ते रहे हैं। लेकिन जो फर्क यहाँ आ जाता है कि पहली बार जो रेजिस्टेंस है, जो सशस्त्र संघर्ष वहां पर कर रहे हैं, उनसे चाइना ने सीधे संबंध स्थापित किया। आज जब एक पूरा चाइनीज डेलीगेशन इस्माइल हानिये, जो कि हमास के सीनियर लीडर हैं, उनसे कतार में मिली, और इसके पहले तो आप जानते हैं रशिया ने तो मॉस्को में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी बाकायदा। तो रशिया भी एक तरह से पैलेस्टीनियन जो सशस्त्र संघर्ष है उसको मान चुका है। अब मैं बार बार इस पर क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि देखिए 2 लाइन चल रही है। फिलिस्तीन में एक बहुत ही खतरनाक साजिश चल रही है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था कि पूरी कोशिश हो रही है हमास को डिस्क्रेडिट करने की। अंग्रेजी अखबार गार्जियन जैसे अखबार जो चंदा मांगते हैं इस बात पे कि देखिए हम सच्चाई दिखाते हैं, गार्जियन जैसे अखबार, कभी मत इनको चंदा दीजिएगा। ये लोग साफ साफ खबरें छाप रहे, झूठी खबरें, कि हमास जो है कमजोर हो गया है, हमास के बहुत बड़े लीडर मारविन इस्सा मार दिए गए हैं, जबकि एकदम झूठ बात। हमास के जब भी कोई लीडर मारा जाता है उसकी शहादत सबसे पहले हमास बताता है, क्योंकि उसकी परंपरा है कि शहीदों को एक्सटोल करने की। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ बात। उसके बाद महमूद अब्बास ने जो एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, उसके खिलाफ हमास ने लिखा। फिर महमूद अब्बास ने जो लिखा, तो उसको लेके उसको ये स्पिन दे दिया गार्जियन ने, जेसन बर्ग का आर्टिकल है, गार्जियन ने ये स्पिन दे दिया कि महमूद अब्बास जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जबकि कितने ओपिनियन पोल्स ये प्रूव कर चुके हैं कि महमूद अब्बास एकदम जीरो पे हैं, और हमास और तमाम और रेजिस्टेंस लीडर्स कहीं ज़्यादा उनसे पॉपुलर हैं। लेकिन गार्जियन की बात देखिए, मतलब इस तरह का, और यहाँ तक कह दिया कि हमास क्योंकि कमज़ोर हो रहा है, इसलिए वो सीज फायर में बहुत सारी शर्तें जो हमास पहले नहीं मान रहा था वो अब मानने को तैयार है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल झूठ है। अब हम देखिए जो मेन अपना जो हमारा मुद्दा है उस पर हम आते हैं। मेन मुद्दे पे देखिए क्या है कि जो अमेरिका एक 1000 सैनिकों के साथ एक बहुत बड़ी शिप, कार्गो शिप भेज रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि 22 लाख लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम है कई दिनों तक। वो शिप के प्लान्स जो हैं सामने आए, उन प्लान्स में क्या है, आप मैप में देखिएगा कि पहले एक एक फ्लोटिंग हार्बर बनाया जाएगा 1800 फीट का। शिप वहां पर अपना माल अनलोड करेगी। उसके बाद वो माल ले जाया जाएगा एक और पायर में। कुछ लोग उसको पायर कहते हैं, कुछ लोग उसको कॉजवे कहते हैं पहले वाले को। पर 2 स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और एक बिल्कुल जो कि करीब 5 से 8 किलोमीटर गाजा की द्वीप से पहले होगा, और दूसरा जो एकदम एंकर करेगा गाजा बीच पे। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में जो कि बहुत बड़ा होगा, उसमें सबसे पहले लोड होगा सामान। उसके बाद छोटी शिप्स उसको, जो छोटा वाला हार्बर बनाया जाएगा बीच के पास, वहाँ ले जाएंगी, और वहाँ से वो ट्रक्स में वो जो एड है वो गाजा के अंदर जाएगी। अब आप सोचिए, इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और अमेरिका का जो कहना है, प्रेसिडेंट बाइडेन का मार्च 7 का जो बयान है कि इसमें करीब 60 दिन लग जाएंगे इसको पूरा करने में। और दूसरी बड़ी बात कि अमेरिकन बूट्स विल नॉट बी ऑन द ग्राउंड, ये बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का कोई भी सोल्जर, उसके पैर गाजा में नहीं पड़ेंगे। अब आप ये बताइए कि जब यहाँ से सामान वहाँ जाना है, एक बहुत बड़ा आपने 1800 फीट का आपने कॉजवे बना दिया है, उस कॉजवे से आप जो हैं एक छोटे हार्बर में सामान को ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से ट्रक्स में
सामान जाएगा। तो और उसको जो है इजराइल मतलब इजराइल कह रहे हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसकी पूरी करनी पड़ेगी। तो उसमें जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई वहां पर तो लाखों लोग हैं, वो सब घेर लेंगे उस पूरे पायर को। कौन तय करेगा कि किस तरह से सिक्योरिटी डिलीवर होनी है, किस तरह से एड डिलीवर होनी है? कौन तय करेगा कि किस तरह से खाना डिलीवर होना? कौन इस बात को तय करेगा? और जो ट्रक्स जो हैं लेके जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, किसको देंगी? अब यहाँ पर एक इजरायली प्लान आ रहा है कि हम जो हैं वो आउटर जो जो सिक्योरिटी है वो हम हैंडल करेंगे। उसके बाद जो है वो जो वहाँ से जो सामान है वो आउटर सिक्योरिटी रिंग तक कोई प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, पीएमसी। अब ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है? इन्होंने देखिए कहर ढा दिया है। ये लोग अफगानिस्तान में भी थे, इराक में भी थे। ये इस तरह की कंपनीज हैं जो मिलिट्री सर्विसेज से रिटायर हो चुके हैं लोग या जल्दी छोड़ दिया है, उनको एम्प्लॉय करते हैं, बहुत मोटी तनख्वाह देते हैं और इनको अधिकार होता है किसी भी तरह का जुल्म करने का। और इराक में भी इन लोगों ने किया, ग्वांटानामो बे में, अबू गराय प्रिजन में जो बहुत सारे टॉर्चर्स हुए इन्हीं लोगों के थ्रू कराए गए ताकि किसी ऑफिशियल अमेरिकन उसका नाम नहीं आए। और यहाँ भी एक नाम आ रहा है फॉगबो, FOGBOW, फॉगबो। एक इस तरह की, इसका नाम भी नहीं सुना था किसी ने। इस तरह की कंपनी है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है और मतलब जो पार्टनर करेगी अमेरिका को, और जो कहीं ना कहीं जो आउटर सिक्योरिटी इजरायली फोर्सेस बनाएंगे और जो सेकंड जो हार्बर बनेगा, उस हार्बर से जो आउटर सिक्योरिटी तक सामान जाएगा ट्रक पे, उसको वो हैंडल करेंगे। तो फॉगबो क्या है? फॉगबो बेसिकली सैम मुंडी और मिक मिलरॉय, दो लोग हैं, सैम मुंडी, मिक मिलरॉय। और ये दो सैम मुंडी जो है ये एक्स मरीन ऑफिसर है और मिक मिलरॉय तो सीआईए है, सीआईए का एजेंट ये रह चुका है, बाकायदा ऑफिशियली ये सीआईए में रह चुका है। इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। और आप सुनिए कि आपने अभी तक अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के बारे में सुना होगा, AIPAC, जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस को पैसा देती है और जो उसका नाम ही है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, इजराइल के इंटरेस्ट को लॉबी करती है और करीब 80 to 90% अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं उनको पैसा देती है। एक और उसमें आया है कि जूविश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, मतलब आप सोचिए, एक ये संस्था, जैसे अगर कोई भारत में बना है जूविश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इसका क्या मतलब है? और ये जो है इसको जिंसा कहते हैं। ये जो जिंसा है ये एक एडमिरल्स प्रोग्राम करती है, एडमिरल्स एंड जनरल्स। ये अमेरिकन एडमिरल्स और जनरल्स को ये हर साल इजराइल ले जाती है, वर्कशॉप करती है। उसके अलावा इसका काम है कि ये मानती है कि इजराइल जो है वो वेस्ट का सबसे बड़ा दोस्त है और एक सिविलाइजेशनल वॉर दुनिया में चल रही है जिसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जीतना है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन को मतलब कहीं ना कहीं हारना है, इसका ही मतलब हुआ। और इसमें ये एक बड़ी भूमिका निभा रही है। और इसके प्रोग्राम में जो जनरल्स एंड एडमिरल्स इसका प्रोग्राम था, उसका जो 2022 का प्रोग्राम था, उसमें सैम मुंडी जो कि फॉगबो का मतलब वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स है, उसको फॉगबो कहिए, कुछ लोग फॉगबाओ कहते हैं, तो जो हम उसको फॉगबो कहेंगे। तो फॉगबो का जो फाउंडर मेंबर सैम मुंडी है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है जिनसा से। और दूसरी बात, जो मिक मुलरॉय है वो तो एक तरह से स्पोक्स पर्सन है। उसने बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट में ऐसी अमेरिकन जो कार्रवाई हैं उसमें वो शामिल रहा है सीआईए के तौर पे। जो इराक वॉर थी उसमें भी इसका एक बड़ा संदिग्ध रोल रहा है, अफगानिस्तान में इसका बहुत संदिग्ध रोल रहा है। और ये लोग वहाँ पर सुपरवाइज करेंगे गाजा में एड को, जो एड वहाँ से जो सेकंड हार्बर है वहाँ से लेके जो आउटर सिक्योरिटी रिंग तक जाएगी। दरअसल मंशा क्या है ये? अब आपको इसमें हम ले चलते हैं, एक इजरायली थिंक टैंक है मिसगैफ करके। वो इजरायली थिंक टैंक जो है उसने एक आर्टिकल छापा अभी करीब 2-3 महीना पहले। उस आर्टिकल में उसने कहा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा गाजा को एथनिकली क्लेंस करने का। ये ऑफिशियल है एकदम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और नेतन्याहू भी ये जो थिंक टैंक इजरायली है इसका हिस्सा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा
पूरे गाजा को एथनिकली क्लेंस करने का, मतलब कि सारे गाजन्स को वहां से हटाने का, डिस्प्लेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब इजराइल की ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन देखिए साफ साफ ये कहा जा रहा है, साफ साफ ये कहा जा रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि देयर बी नो अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो वहां पर जो इजराइल आउटर सिक्योरिटी उसकी देखेगा, जो पूरी एड आएगी, और आपको 22 लाख लोगों को आप खाना खिलाएंगे और हफ्तों खाना खिलाएंगे वहां पर। अच्छा, एक चीज और आ रही है कि इजराइल ने यहां तक कह दिया है कि कुछ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स जो हमास के साथ नहीं है उनका भी हम उनका भी साथ देंगे। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट जो हमास के साथ नहीं है, उसका मतलब आप समझ रहे हैं, आईसिस, जो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू रहे हैं, आईसिस जैसी फोर्सेस, अलकायदा जैसी फोर्सेस, ये इनकी बात कर रहे हैं, उनको ये एम्प्लॉय करेंगे वहां। अब बताइए क्या होगा। एक नरसंहार एक और नरसंहार बन रहा है, और सबसे जो खतरनाक बात है, किडनैपिंग का प्लान, अपहरण करने का प्लान। कि इतनी बड़ी शिप आ रही है कि उसमें अगर वो 22 लाख लोगों को खाना खिला सकती है, तो कम से कम 10 लाख लोगों को वो अपनी शिप में ले भी जा सकती है। और 10 लाख शिप, और एक शिप आ रही है बहुत ही जायंट, मतलब बहुत बड़ी शिप जो पूरा कार्गो लेके आएगी, उसके बारे में भी गारंटी नहीं, क्योंकि उसके बारे में जो यूएस कांग्रेस में कुछ कांग्रेस जो वहाँ की है, जो वहाँ की संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, जो भी कह लीजिए, तो वहाँ पर ये सवाल उठा कि, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी वहाँ पर ये सवाल उठा कि भाई ये कितनी शिप्स जा रही हैं, इसके बारे में भी कोई डेफिनेट आंसर यूएस गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि चलिए 10 लाख नहीं, एक शिप ने अगर 1 लाख लोग भी, 50,000 लोग भी फिलिस्तीनी, उनको इसी बहाने अंदर अंदर घुसा लिया, एट के बहाने, और उसके बाद वो शिप वहां से चल दी और उन लोगों को कहीं किसी आइलैंड में छोड़ दिया, ये तो संभव है ना। इजिप्ट कह रहा है कि मैं नहीं, हम किसी भी तरह के पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट के जो प्रोग्राम में हम साथ नहीं देंगे। जॉर्डन ने कह दिया कि हम साथ नहीं देंगे। जो रूट है देखिए जहां से अमेरिकन शिप आएगी, मेडिटेरेनियन सी, वो यमन की भी वहां तक पहुंच है, इराक की जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी भी वहां तक पहुंच है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है कि वहां पर लाखों लोग जो खाने के लिए, मतलब जैसे कोई हिंदी, मुझे तो ऐसा, मतलब हिंदी फिल्म जैसे मिस्टर नटवर लाल और तमाम ऐसी फिल्में जिसमें भूखे नंगे लोग दौड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। और ऐसा खुद अमेरिकन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कैसे वहां पर आप प्रिवेंट करेंगे किसी को, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे जब आप लगातार, मतलब जब वहां पर इस तरह की भीड़ मचेगी, भगदड़ मच जाएगी। इजराइल क्योंकि आउटर सिक्योरिटी देख रहा है, तो इजराइल तो गोली चला रहा है देखते ही। इजराइल ने तो जो लोग एड लेने आए हैं, अभी जो फ्लावर मसाकर्स हुए हैं कुवैती राउंड अबाउट पे, अल नबलूसी जो सड़क है उस पे, जो साउथ गाजा में लोग एड के लिए अभी आते हैं, जो थोड़ी बहुत पहुंच रही है वहां, उस पर वो गोली चला रहे हैं। जब उस पर वो गोली चला रहे हैं, तो आउटर सिक्योरिटी अगर उनके उनके हाथ में रहेगी, तो वो तो जो एड सीकर्स हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ गई, थोड़ी भी भगदड़ मची, तो वो तो गोली चला देंगे वहां। तो राफा जो एक इन्वेजन इजराइल की करने की प्लानिंग है, उससे बड़ा हत्याकांड तो ये हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, समथिंग वेरी सिनिस्टर इज कुकिंग। आप एक मिनट भी कोई भी इस बात को कहे कि अमेरिका जो है वो एड देने जा रहा है, बिल्कुल झूठ बात है। इसमें कोई एड का सवाल ही नहीं है। ये शुद्ध रूप से नरसंहार और किडनैपिंग, शुद्ध रूप से नरसंहार और एब्डक्शन कि एक बड़े हिस्से को ये लोग वहां पर या तो मार देंगे और या उनको किडनैप कर लेंगे, और किडनैप करके कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा उनका, लाखों लोगों का, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ से उस समय जो कार्गो आ रहा है, जो बड़ी शिप आ रही है, इस टॉपिक पर मैं दोबारा आ रहा हूँ, जो बड़ी शिप आ रही है उसके साथ छोटी बहुत सारी शिप्स हैं, उसके पीछे क्या आ रहा है ये भी नहीं पता। एक शिप आ रही है कि कम से कम 4 बड़ी शिप्स आ रही हैं। अब 22 लाख लोगों को हफ्तों आपको खाना खिलाना है, आपको कितनी बड़ी स्पेस चाहिए, उसमें क्या क्या, और खाना आप वहीं बनेगा, खाना बाद में, मतलब उनको आप अनाज बांटेंगे कि क्या करेंगे, खाना कहाँ बनेगा, ये जो सारी चीज़ें, इसके लिए जायंट किचन्स बनेंगे।
जायंट किचन्स बनेंगे तो जायंट किचन्स की सिक्योरिटी किसके हाथ में रहेगी? आप हमास पे विश्वास करते नहीं, उनको आपने बिल्कुल वो कर दिया है, और आप भाड़े के लोगों को वहां पर आप लाएंगे, मतलब मतलब आइसिस और अलकायदा जैसे लोगों को आप वहां पर डिप्यूट करेंगे कि तुम एड पहुंचाओ। वहां पर गोली चलना तय है, क्योंकि इजरायली जो जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, वो इस बात को कैसे होने देगा कि उसकी जनता को एड के नाम पे मारा जा रहा है या अगवा किया जा रहा है, और अलकायदा और आइसिस के लोग इसी बहाने घुसेड़ दिए जा रहे हैं गाजा में। क्योंकि इसराइल की एक और प्लानिंग है कि क्योंकि इसराइल सीधे हमास को हरा नहीं पा रहा है, तो उसकी ये प्लानिंग है कि किसी भी तरह हम आइसिस के या अलकायदा के या जो हमारे पाले हुए जो आतंकवादी हैं, जो उसमें कुछ फिलिस्तीनी होंगे, ज़्यादातर जो उसमें फिलिस्तीनी नहीं है, बाहर के हैं। अब जैसे सीरिया का करीब 20-25% जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ पर अमेरिका आतंकवादियों को पोषित करता है। पिछले दिनों कितनी घटनाएं हुई, ईरान पे आतंकवादी हमला हुआ, ईरान ने खुल के कहा इस बात को कि जो अमेरिका में, जो सीरिया में जो अमेरिकन बैक्ड मिलिटेंट्स हैं, वो उन्होंने इस काम को किया। लेकिन सीरिया में रशियन ट्रूप्स भी हैं। तो अगर आपको एक एड वाकई जेन्युइन देनी है, तो आप एक मल्टीनेशनल एक फोर्स क्यों नहीं बना सकते, और उसमें आप रशिया और चाइना को भी इन्वॉल्व करिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं और इसराइल के हाथों आप सब छोड़ रहे हैं, तो मतलब सीधा है कि आप वहां पर ऐसे आतंकवादी घुसेड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को घुसेड़ रहे हैं जो सीआईए द्वारा पोषित हैं, और जो कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस को, जो इसराइल काम नहीं कर पाई, जो इसराइल नहीं कर पाई, इसराइल हार गया, वो ये लोग इन लोगों से करवाने की कोशिश करेंगे। ये लोग सक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आइसिस और हमास और आइसिस और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में 2015 से लेकर 2017 तक कई बार लड़ाई हुई, जॉर्डन में लड़ाई हुई, सीरिया में लड़ाई हुई, और हर बार, और बल्कि जो पीएफएलपी है, पीपल्स फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उससे तो यारमुक जो जो जॉर्डन में है, घंटों लड़ाई चली, मतलब जिसके वीडियोस भी हैं, और जिसमें पीएफएलपी ने आइसिस को पीछे किया और मार गिराया। तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कभी भी आइसिस, और क्योंकि उसका जो कॉज है वो बड़ा सीक्रेट है, वो नेशनल लिबरेशन है, आज़ादी के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, और दुनिया में मानवता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो एक देश की आज़ादी के लिए लड़ता है वो दुनिया में मानवता के लिए लड़ता है। 1857 में भी यही था और आज भी यही है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो पूरी एक ये प्लानिंग हो रही है, इस प्लानिंग के पीछे हमें हमें जाना होगा, इस प्लानिंग को हमको समझना होगा, और ये एक मतलब दिस कैन लीड टू अ मेजर ह्यूमन कैटास्ट्रफी, और उस कैटास्ट्रफी की तरफ कोई भी ना ध्यान दे रहा है। मतलब जो सवाल किए जा रहे हैं, वो जो कंसर्न लोग हैं, भाई अब देखिए, अब अमेरिका का इतना पैसा उसमें लग रहा है, तो अमेरिकन कांग्रेसमैन तो सवाल करेंगे ही। उनको आप जितना भी पैसा, इसराइल जितना भी पैसा दे दे कि भाई तुम चुप रहो, लेकिन वो तो सवाल करेंगे ना, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूंसी का सवाल है, उनको फिर से इलेक्ट होके आना है। इसी साल अक्टूबर में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भारत भी, जो अभी जैसे मैंने कल ही वीडियो बनाया डोबल पे, उसमें भी देखिए भारत, मैंने कहा कि भारत सीखने गया है कि भाई इसराइल कैसे वहां पर मुस्लिम अरब सिटीजन्स को एक तरह से उनकी नागरिकता डिनाई करता है, कैसे उनको दोयम दर्जे का सिटीजन बनाया गया है। लेकिन भारत के एक और पहलू उसमें है कि भारत इस बारे में भी एक उसका एक वो रहेगा कि अगर एक बड़ी वहां पर कत्लेआम होता है एड के नाम पे, तो सीधे तौर पे भारत को इसराइल के खिलाफ उतरना पड़ेगा, चाहे मोदी कुछ भी कर लें, चाहे मोदी 450 सीट ले आए, जो अभी अभी चुनाव हो रहा है, उसमें आप देखिए उसको वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके, और मैंने जैसे शुरू में एक बात कही थी, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की तो शुरुआत ये हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे ही ये घटना होती है, कोई भी इस तरह की घटना होती है, और ये देखिए ये एक दिन में नहीं होगी, ये 60 दिन का लंबा प्रोग्राम है। किस दिन ये लोग उसको एकदम एक पीक पे ले जाएंगे, किस दिन उसको वापस करेंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है, ये सारी चीजें सीक्रेट हैं। ये बहुत ही कम जो इजरायली मीडिया, हिब्रू सोर्सेज से, कुछ अरबिक सोर्सेज से ये सब खबरें आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि इजराइल की जो सेना है उसमें एक भयंकर असंतोष है, कई रेजिग्नेशन हो चुके हैं, और जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने अभी देखिए कई कई नए कर्नल्स अपॉइंट कर दिए। कम से कम मतलब आप सोचिए कि 200 से 250 नए कर्नल्स अपॉइंट हो गए बीच लड़ाई में।
200 से 250 नए कर्नल्स अपॉइंट करना, तो या तो अच्छा, ये बात सही है कि इजरायली ऑफिसर्स बहुत बड़े लेवल पे मारे गए हैं, कितने मारे गए हैं ये इसकी संख्या इजराइल खुद ही नहीं बताता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे मारे गए हैं। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं कर्नल्स के, ये वो हताहतों की वजह से नहीं है, ये इसलिए हैं क्योंकि इसराइल में बड़े लेवल पे रेजिग्नेशन हो रहे हैं और वहां की सेना लड़ने से मना कर रही है। तो इसराइल भी जो आउटर सिक्योरिटी वहां पर जो गाजा में देगा एड को, उसमें वो भी बहुत सारे मर्सनरीज को रिक्रूट कर रहा है। मतलब जहां अफ्रीका के, इधर के, मतलब पूरा, इसको हम कहते हैं कि एक पूरा भयंकर रायता वहां पर फैलाने की पूरी प्लानिंग है और एक बड़े कत्लेआम करने की पूरी प्लानिंग है। इसको देखिए, जितनी बार कहा जाए उतनी बार कम है। और ये जो पूरा एक एक जो गेम प्लान है, इस गेम प्लान के पीछे देखिए कहीं ना कहीं यही है कि ये जैसे जो इजरायली सोच है कि इससे बढ़िया मौका नहीं है लोगों को, फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की। जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है, जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध है, वो इन चीजों को समझ रहा है। और जहां पर ये उतारने की सोच रहे हैं एड, इनको इनको अभी ठीक से जानकारी नहीं है कि उसके अंदर भी टनल्स हैं। और ये जो टनल ऑपरेशन है, ये ना आइसिस इससे लड़ सकता है, ना इससे कोई भी, ना अलकायदा लड़ सकता है। अमेरिका का कोई भी पिट्ठू आतंकवादी संगठन इस टनल वॉरफेयर से नहीं लड़ सकता है। और वहां पर वो टनल कहाँ खुलेंगी, क्योंकि समुद्र से दूर भी हैं और जो जाती हैं, जो सैंड है, सैंड के अंदर भी स्पेशल टनल्स हैं। उन टनल्स में से वो कभी भी निकल के मार सकते हैं। पूरी एड जो अमेरिका लाया है उसको हथिया भी सकते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन ये भी है, मैंने आपको बताया था कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की अपनी नेवी और एयरफोर्स भी बन रही है। तो एयरफोर्स भी उसकी बनेगी तो वो सीधे देखिए इजरायली एयरफोर्स से टकराएगी। और जो उसकी नेवी है, चाहे वो अभी एक बहुत ही प्राइमरी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो अभी प्राइमरी अवस्था में क्यों ना हो, वो सीधे जो है टकराएगी अमेरिकन शिप से। जो अमेरिकन वॉरशिप, जो शिप्स, बड़ी शिप से हार्बर तक सामान ढोएंगी, उनसे टकराएगी। वहां से भी वो एड को हथिया सकती है पूरी तरह से। तीसरी जो बात है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला भी देखिए, और ईरान, हिजबुल्ला भी इस चीज़ को देख रहा है कि अगर इस एड के बहाने कोई बड़ा कत्लेआम या कुछ एबडक्शन का, विस्थापन का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो हिजबुल्ला ने कह दिया है, ईरान से कह दिया है कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग लेबनान, क्योंकि अगर आज ये गाजा में हुआ तो फिर ये कल लेबनान में होगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम लेबनान से इजराइल पे सीधा हमला कर देंगे। ये पूरी सिचुएशन है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।